So hello students, welcome to the another lecture of your some basic concepts of chemistry. So हमने concentration terms पढ़ रहे थे. हमने लास्ट क्लास जो concentration term पढ़ा था वो था आपका मोल फ्रैक्शन, राइट. मोल फ्रैक्शन हमने कंप्लीट किया था, मैंने बहुत कुछ आप लोगों को समझाया भी है, ठीक है. Now the fifth one concentration term is what? Parts per million. From the name it is very clear कि parts per million होता क्या है. पार्ट्स पर मिलियन मतलब आपका कितना पार्ट प्रेजेंट है पर मिलियन में, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएम और इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन. मिलियन क्या होता है? 10 to the power 6 होता है आपका मिलियन. ओके, 10 to the power 6 होता है आपका मिलियन. सो कंसेंट्रेशन टर्म है ये एक तरह का. सो इन 10 to the power 6 पार्ट हाउ मच पार्ट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट? इट इज व्हाट योर दैट इज व्हाट योर पार्ट्स पर मिलियन. मतलब आपका 10 to the power 6 में कितना पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है ये, ठीक है. सो इन 10 to the power 6 हाउ मच पार्ट ऑफ अ सोल्यूट इज प्रेजेंट, यही हम हाउ मच पार्ट इज सोल्यूट मीन्स दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर. हमको ये पता करता है, चलता है कि कितना पार्ट प्रेजेंट है आपका सोल्यूट में, ठीक है, 10 to the power 6 पार्ट में. ओके, नाउ if I'm saying sugar is 2 ppm in solution, मतलब शुगर 2 ppm है इन सॉल्यूशन में. इन सॉल्यूशन में मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ppm क्या है? ppm का मतलब होता है 10 to the power 6. 2 ppm मतलब 2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मीन्स व्हाट? 2 ग्राम ऑफ शुगर. 2 ग्राम ऑफ शुगर मतलब आपका ये, क्योंकि हमने 2 ppm लिया है और इसका ppm का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है 10 to the power इन 10 to the power 6 पार्ट हाउ मच पार्ट इज सोल्यूट. सो आपको अगर ऐसा दे रखा है शुगर इज 2 ppm इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 ppm है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपका 10 to the power 6 है, ठीक है. और 2 ppm मतलब आपका 2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट है आपका 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में. इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. अगर यही चीज देखो, इसमें मास ऑफ सोल्यूट क्या है? शुगर आपका सोल्यूट है. मास ऑफ सोल्यूशन क्या है? 10 to the power 6 ग्राम इनटू 10 to the power 6, राइट. अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. नाउ O2 इज डिजॉल्व इन वाटर एज 8 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power minus 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. आपका O2 जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व है वाटर में 8 into 10 to the power minus 4 ग्राम इन कितने? 100 ग्राम ऑफ वाटर. फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm. आपको पूछा है कंसेंट्रेशन ऑफ O2 बताओ इन ppm. नाउ आपको कंसेंट्रेशन ऑफ O2 मतलब आपको बताना है नंबर ऑफ ppm बताना है, तो आप नंबर ऑफ ppm का फॉर्मूला पुट कर दोगे. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सोल्यूट क्या है आपका? मास ऑफ सोल्यूट है आपका, क्या है आपका दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है आपको O2 इज डिजॉल्व इन वाटर. 8 इंटू O2 को वाटर में डिजॉल्व किया है. अगर वाटर आपका सोल्यूशन है तो ये क्या होगा? O2 आपका सोल्यूट होगा. तो 8 इंटू 10 to the power minus 4 ग्राम हो गया, ठीक है. 100 ग्राम ऑफ वाटर में, वाटर आपका सॉल्यूशन हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. ग्राम ग्राम सेम यूनिट है, आपस में डिवाइड हो जाएंगे. इसको सॉल्व करोगे ये होगा आपका -4 6 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10, ये आपस में कट गए और आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ जाएगा, ये था आपका 100, ठीक है ना. ये 100 है तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये इसमें से पूरा 8 ppm आ जाएगा. वैसे सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 to the power 2 हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाय 10 मतलब 100, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 8 बच गया, 8 ppm, ठीक है. हैंस द कंसेंट्रेशन ऑफ O2 क्या होगा इन ppm? जो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ O2 है इस 8 ppm है. और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था? O2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एज 8 इंटू 10 to the power 8 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. फाइंड द कंसेंट्रेशन पूछा था इन ppm. तो आपको नंबर ऑफ ppm कैलकुलेट करना है बेसिकली. सो नंबर ऑफ ppm का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉरी इनटू नॉट 100 इनटू 10 to the power 6. So this is what your ppm, parts per million. Okay, now we'll understand this, what is parts per billion. Okay, now this is somewhat a similar example जो कि आप वीडियो पॉज करना और ये एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. दिस व्हाट सी वाटर कंटेन 53 ppm. आपको क्या दे रखा है? एक सी वाटर है वो कंटेन कर रहा है 53 ppm ऑफ Na2CO3. फाइंड द मास ऑफ, मास पूछ रहा है, मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन ग्लास ऑफ वाटर. आपको पूछ रहा है मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्रेजेंट इन ग्लास ऑफ वाटर.
आपको यहाँ पर पीपीएम दे रखा है, 53 पीपीएम दे रखा है, आपको मास पूछ रहा है इसका Na2CO3 का, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ दे नहीं रखा है। अब जस्ट इसमें आपको एक दिमाग लगाना है। देखो ये जो है, इफ नथिंग गिवन देन वी हैव टू कंसिडर द ग्लास ऑफ वाटर कैन कंटेन 250 ml ऑफ वाटर। अगर आपको ऐसे कुछ भी दे नहीं रखा है तो आप एक जस्ट इमेजिन ले लो, इमेजिनेशन कर लो कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर 250 ml वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, आपने जस्ट इमेजिनेशन किया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 250 ml ले लो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है। देन उस केस में आपकी जो वाटर की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, 1। आपको पता है वाटर की डेंसिटी हाँ मैक्सिमम केसेस में 1 ही होती है, 1 उसकी आइडियल डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। और आपको क्या नहीं है, आपके पास नहीं है वॉल्यूम, तो आपको 250 पता है, पर आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए पीपीएम वाले में आपको नंबर ऑफ पीपीएम निकालने के मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 10। इस केस में आपको पीपीएम दे रखा है, ना तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ना ही मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो आप डेंसिटी इसको 250 मान लोगे, तो आप इससे डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, वाटर की 1 ग्राम पर लीटर डेंसिटी होती है, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको 250 पता है, 1 kg बाई 1 ग्राम बाई ml लिखा, आपने काटा ml, तो आपका 250 ग्राम आ गया। ये क्या हो गया, आपका मास ऑफ दी सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन फॉर विथ 250 ml के लिए सॉल्यूशन आ गया इसका। नाउ नंबर ऑफ पीपीएम वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, आपको मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब अपने मास ऑफ सोल्यूट आपको पता नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, इसको x लिया, इसको 250 लिया और इसको सॉल्व कर दिया, और आपका x की वैल्यू जो भी आएगी इसको मल्टीप्लाई करके 10⁶ मतलब 10⁻⁶ जो भी आएगी वो उसकी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज दैट, x की वैल्यू मास ऑफ Na2CO3 की वैल्यू है। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ नथिंग गिवन देन वी हैव टू कंसिडर द जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो आपका वाटर है वो आपको कंसिडर करना है कि वाटर कैन कंटेन 250 ml ऑफ वाटर, मतलब ग्लास ऑफ वाटर कैन कंटेन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ हमने पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लिया, पीपीएम। नाउ विल स्टडी व्हाट इज पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन होता है आपका, जैसे कि है आपका 10⁹ पार्ट्स पर मिलियन था आपका 10⁶, पार्ट्स पर बिलियन है आपका 10⁹। सोचिए कितना बड़ा। NaCl जो है, अगर मैं बोलूं ये 5 ppm है, पीपीबी है, तो इसका मतलब क्या है, NaCl 5, मतलब इसका अगेन इसका मतलब क्या होगा, जैसे इसमें 10⁹ है, इसका मतलब हाउ मेनी सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ सॉल्यूशन, ठीक है। इस पीपीएम सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, वही तो है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हम लोग को पार्ट्स बताना है, कितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इस अमाउंट के सॉल्यूशन में। जैसे यहां पर हमने पढ़ा था ना, इन 10⁶ पार्ट हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट, वैसे ही इन 10⁹ पार्ट हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, NaCl आपका 5 ppm है, इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 5 ppm का मतलब 5 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूट है आपका, प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ पीपीएम, सॉरी नॉट पीपीएम, दिस इज पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, वो था पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सो अगेन द सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो जो भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आएगा, आप पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला लगा दोगे, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। जो हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे वैसे ही आपकी इसमें भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन आते नहीं है इससे, तो इसलिए हमने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट होने वाला है, वो हमारा स्टार्ट होने वाला है मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा मोलैरिटी क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा। सो मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने मोल्स, जैसे कि आपका कोई सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, अब इसमें कितने मोल ऑफ शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सोल्यूट कितने डाले थे शुगर में, इन जैसे ये आपने सॉल्यूशन लिया 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज डिफाइंड विद द टर्म मोलैरिटी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मोलैरिटी। अब अगर मैं बोलूं मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सॉल्यूशन इज 2m, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन, और मैं बोलूं वो 2m है, उसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
2 मोल अगर मोलैरिटी है, उसका मतलब अगर मैं बोलूं एक शुगर सोल्यूशन है, द मोलैरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन इज 2 मोल, मतलब 2 मोल शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ व्हाट, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में 2 मोल प्रेजेंट है। नाउ मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 3m, अगर आपको बोल के रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 3m, इसका मतलब क्या है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जितना मोल दे रखा है मतलब उतना मोल ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है, या फिर जो पर्टिकुलर लेस अमाउंट में है वो आपका प्रेजेंट है सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में। यहां पर आपका 2m दे रखा था शुगर सोल्यूशन का मोलैरिटी, तो उसका मतलब था 2 मोल ऑफ शुगर सोल्यूशन, शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां पर आपको मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 3m, मतलब 3 मोल ऑफ H आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ व्हाट, सोल्यूशन। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसके साथ डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो मोलैरिटी का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो वी हैव मोलैरिटी, हमें पता चल गया मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का अगर आप मैं यूनिट पूछूं तो आपका मोल होता है और वॉल्यूम का आपका लीटर होता है। तो अगर मैं इसका यूनिट बोलूं तो इसका यूनिट होगा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, और इसको डोनेट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, सो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो होता है मास गिवन बाई मोलर मास। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने पता किया था, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। फाइंड मोलैरिटी ऑफ, क्या पूछा है आपको पूछा है मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। आपको पूछा है 40 ग्राम NaOH आपका डिसॉल्व हो रहा है 250 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, आपको बतानी है मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी फर्स्ट केस में 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और यहां पर आपको 40 ग्राम ऑफ NaOH दे रखा है, मोल्स ऑफ NaOH नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल n का फॉर्मूला होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और ये मोलर मास। ठीक है, सो आपने इसको ऐसे लिख लिया मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अलग से आप नंबर ऑफ मोल्स करके कैलकुलेट कर सकते हो, मास गिवन बाय आपका मोलर मास हो सकता है। ठीक है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहां से कैलकुलेट कर लो कितना आपका दे रखा है। तो आप हमने डायरेक्टली हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है मोलैरिटी का N/V, और N का होता है मास बाई मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम का आपको पता है वॉल्यूम आपका दे रखा है 250 ml, ये ml में दे रखा है, इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है आपका मोल्स पर लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या पड़ेगा, 250 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दिया। मास क्या है आपका, मास गिवन क्या है, ये मास गिवन है, ये गिवन मास है ना। सो मास गिवन आपका 40 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH आपका कितना होता है, 40 ग्राम होता है। कैसे होता है, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। कैलकुलेट कर लो, ये आपका 40 आएगा। ठीक है, सो ये 40/40, ये 250/1000 क्योंकि लीटर में कन्वर्ट किया ml को, और इसको सॉल्व किया जब आपको तो पता चला आपका 4 मोल पर लीटर आ गया, मतलब 4 मोल्स पर लीटर, मतलब 4 मोलैरिटी इसकी आ गई, और उसको हम डिनोट करते हैं 4m से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4m का मतलब क्या होगा, अगेन सोचो, 4 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन व्हाट, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब यही है 4 मोल्स ऑफ NaOH आपका प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी, इसमें बोल के रखा है आपको 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। क्या पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर क्यूब, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे तो अब इसको हम क्लियर कर देंगे कैसे सेंटीमीटर क्यूब और क्या होता है। हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो मास गिवन, आप मास भी लिख सकते हैं, मास गिवन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास और मोलर मास। मास गिवन आपका 4.9 है। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है, आप यहां से देख लो, H2 हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। H2SO4 हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 × 16 64, 2 + 32 + 64 98, कितना आ गया 98। नाउ हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे 4.9 डिवाइड बाय 98। यहां पर 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। दिस सेंटीमीटर क्यूब
आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 1000 से। सिंपली जैसे आप ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देते हो ना, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कर 1000 से। वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब को भी अगर 1000 में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर तो आपको सॉरी लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। तो 500 डिवाइड बाई 1000, उसको सॉल्व किया और आप 4.998 1/2 इसको सॉल्व किया। मोल्स पर लीटर का यूनिट रहेगा। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.1 मोल। ठीक है, क्या आएगा आपका 0.1 मोल, आपका आंसर आ गया। मोल यहां पर था आपका मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलैरिटी का सिंबल मोल होता है। अगेन इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल ऑफ व्हाट H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, सो ये था हमारा मोलैरिटी का, जो कि हमारी मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारा टाइम परमिट करेगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन होंगे तो आई विल डू दैट फॉर यू। नाउ विल गो टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट योर मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी, नाउ हम मोलैरिटी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी को समझने से पहले हम उसको मोलैरिटी को, दिस इज मोलैरिटी, वो मोलैरिटी था। मोलैरिटी को समझने के लिए हम उसको मोलैरिटी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों टर्म सेम है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस, जब भी कोई ऐसे कॉमन टर्म आती है तो हमको सिमिलर करके कंपेयर करके चलना चाहिए, तो उससे हमें बहुत चीजें समझ में आता है। अब क्या होती है मोलैरिटी आपकी, ठीक है, हमने मोलैरिटी पढ़ लिया, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी क्या होती है। सी द फर्स्ट थिंग इज दिस मोलैरिटी, जहां पर LARIT होता है, वो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, यहां पर इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। यहां पर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, 1 kg, वो भी कितने 1 kg सॉल्वेंट में कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल्स आपके सोल्यूट प्रेजेंट है, वो बताते हैं। यहां पर आपका क्या बताते हैं, यहां पर बताते हैं आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में डिफरेंस है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितना है बता रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट में कितना है बता रहे हैं। ठीक है, सो जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट पे ऐड होगा तो बता रहे हैं कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो बताता है। बेसिकली इसमें क्या हम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, क्योंकि kg है, kg क्या बताता है आपका, kg आपका यूनिट है किसका, kg आपका यूनिट है मास का। लीटर किसके यूनिट है, लीटर आपका वॉल्यूम का है। तो यहां पर मास है, यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर 1 kg सॉल्वेंट है, यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन है, डिनोटेड बाय स्मॉल m, डिनोटेड बाय कैपिटल M। नाउ इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहां पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वहां पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नाउ इफ यू हैव आस्क्ड दिस मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3m, स्मॉल m से नोट करते हैं ना, इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसा दे रखा है मोलैलिटी ऑफ HCl की मोलैलिटी दे रखी है और बोला है कि मोलैलिटी ऑफ HCl 3m इन एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 3 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि मोलैलिटी ऑफ HCl इन 3m इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, राइट। तो इसका मतलब 3m का मतलब 3 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन व्हाट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज और 1 kg ऑफ वाटर, और वाटर आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड मोलैलिटी ऑफ, क्या है क्वेश्चन आपका, नंबर 1, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ के रखा है फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो आपको क्या दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या दे रखा है 20 ग्राम ऑफ NaOH। 20 ग्राम ऑफ NaOH आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना। आपको पता है इस मोलैलिटी का स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1 kg इन kg, ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दिस मास, दिस इज व्हाट, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट,
एंड वी नो दैट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू आपका मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए क्योंकि आपका फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट पहले निकालोगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 100 है और इसका 20 है, तो इसमें से क्या आ गया आपका 80। 80 क्या हो गया, 80 आपका है, 80 आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, 80 ग्राम। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल गया है, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दे रखा है, पर आपको क्या दे रखा है, नंबर मतलब अमाउंट, सॉरी मास ऑफ, आपको गिवन मास दे रखा है NaOH का, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे NaOH की, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है आपका मास गिवन लिख सकते हो, मास गिवन बाई मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। मास कितना गिवन दे रखा है आपको, मास गिवन दे रखा है आपको 20, राइट, 20 दे रखा है, आपने 20 पुट किया। मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, इन तीनों को ऐड कर दिया, NaOH का मास कितना हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1 40। सो 20 यहाँ पर गिवन मास आपका था 20, मॉलिक्यूलर मास 40, इसको डिवाइड किया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब दिस 1/2 को आप यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि आपके पास n भी आ चुका है, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो आपने पुट किया m मोलैलिटी इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम से डिवाइड किया। नाउ ये आपका डिनोमिनेटर में था ग्राम, राइट, पर आप देखो ये ग्राम में दे रखा है, पर आपका जो फॉर्मूला है वहां पर क्या है, इन केजी। सो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 80 ग्राम है, इसको हम चेंज करेंगे केजी में, तो हम m इज इक्वल टू 1/2 मोल्स है ना ये, क्योंकि n तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, मोल्स हुआ, और इस ग्राम को चेंज किया हमने केजी में, तो 80/1000 कर दिया, ठीक है, केजी। यहाँ से कुछ सब कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद काट पीट, ये तो मैथमेटिक्स ही है नॉर्मल, तो m इज इक्वल टू आपका क्या हुआ 100 डिवाइड बाई 2 × 6 8। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका मोल्स और डिवाइड बाई केजी था, ठीक है। ये आपका सॉल्व करके आया 6.25 मोल्स पर केजी, और मोलैलिटी आपकी क्या आ गई, मोलैलिटी आपकी आ गई 6.25, क्या आ गई आपकी मोलैलिटी 6.25 आ गई, ठीक है, 6.25 आ गई। नाउ ये हो गई आपकी मोलैलिटी। इस तरह से आपने क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया, सॉल्व कर लिया। नाउ विल सी वन मोर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में ऐसे आता है, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो इफ क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, आपको दे रखा है 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपको डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आप इसमें मास ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्वेंट का कुछ भी वो नहीं दे रखा है, सोल्यूशन का अमाउंट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है आपको, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, और आपको डेंसिटी दे रखी है, तो आपको इसमें मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसमें से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकोगे, क्योंकि आपको उसमें मोलैलिटी निकालनी है, राइट। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको यहाँ पे 0.85 ग्राम ऑफ NH3 दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम है ना, क्योंकि 100 ml है वॉल्यूम। फाइंड द मोलैरिटी इफ द डेंसिटी, आपको मोलैरिटी पूछा है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी भी दे रखा है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। सो हम सिंपली सबसे पहले ये दिखाएंगे, आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास है नहीं, तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है, यही हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, यही लिखा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम है, ठीक है। नाउ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपकी क्या थी, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 1.2 ग्राम मिलीलीटर, तो आपने लिखा 1.2 ग्राम मिलीलीटर, डिनोमिनेटर में लिखा 100, और वॉल्यूम क्या था आपका 100 ml, तो 100 ml आपने यहाँ लिख दिया, ml आपस में कट गए, सेम यूनिट है, और इससे आपने कैलकुलेट किया तो आपकी 120 ग्राम आपकी वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका। सो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे आप, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, आप मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे माइनस मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, क्योंकि सॉल्यूट का तो मास पहले से दे रखा है 0.8 NH3 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 119.15 ग्राम आ गया। अब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल्स टू मास
by molar mass, given mass by molar mass divided by mass of solvent in what, in kg, राइट, इन kg में डिवाइड कर दिया इसको। तो मास ऑफ जो आपका मास है ये, इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है गिवन मास कितना दे रखा था, 0.85 दे रखा था। मोलर मास कितना होगा, NH3 का मोलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14 होता है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है 3 into 1, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 17, 14 + 3 दैट इज 17, कितना हो गया 17 हो गया, राइट। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, मास गिवन मास मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पर ग्राम दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, इस ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। नाउ आपके पास ये आपने पुट किया 0.85 आपका मास गिवन था, डिवाइड बाई 17 डिवाइडेड बाई 119.15 केजी को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड किया। इसको पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें पता चला इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है आपका दैट इज अनदर क्वेश्चन। इसका जो भी आंसर आएगा, मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, ठीक है, इसका आंसर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसके साथ कैसे डिवाइड होगा, इसको सिंप्लीफिकेशन आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज कैलकुलेशन करना हमारा पार्ट नहीं है, कैलकुलेशन आप सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब आप देखो, मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ पे इसको ऐसा कर सकती हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, फिर ये 2 जीरो को इनसे काट सकती हूँ और भी बहुत सिंप्लीफिकेशन करके मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ फिर। बट आई विल इन दिस वीडियो आई विल नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, बिकॉज हमें और भी कंटेंट पढ़ना है। तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन खुद कर लेना, आंसर निकाल लेना क्या आएगा इसका, ठीक है, देख लेना मोलालिटी आ गई। सो नाउ विल अंडरस्टैंड what is the limiting reagent, okay. So before we are going to start this limiting reagent, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर ली है। हमारी कंसंट्रेशन टर्म में बहुत कुछ हमने पढ़ा। हमारा सबसे पहले मैं बताती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रीबैक कर लेते हैं। हमने सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म थी हमारी वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म आपके सिलेबस में रह गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट बाई वेट। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने पढ़ लिया, यहाँ पे दिखाती हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने पढ़ लिया कंसंट्रेशन। देन आपका वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा हमने कंसंट्रेशन टर्म, मतलब 3 कंसंट्रेशन टर्म। देन हमने आपका मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया कंसंट्रेशन टर्म, 4th कंसंट्रेशन टर्म आपकी मोल फ्रैक्शन थी। 5th कंसंट्रेशन टर्म आपकी पार्ट्स पर मिलियन थी। 6th कंसंट्रेशन टर्म आपकी थी पार्ट्स पर बिलियन थी। 7th कंसंट्रेशन टर्म आपकी मोलैरिटी थी। एंड 8th जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी वो आपकी 1 सेकेंड, यहाँ पर बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी, आपकी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। सो दिस इज योर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैलिटी, दिस इज व्हाट योर मोलैलिटी, ओके, मोलैलिटी है लास्ट कंसंट्रेशन टर्म। अब हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है इसलिए मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ। सो हम पढ़ेंगे आपके बुक के हिसाब से कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या है, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं दैट विच गेट कंज्यूम्ड, लिमिट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड, वो रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम हो जाते हैं, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और वो जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है उसकी अमाउंट क्वांटिटी को लिमिट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। और दिस लिमिटिंग रिएजेंट को फॉर्मूले के लिए वी हैव टू चेक, टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट वी हैव टू चेक द मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक। क्या करना पड़ेगा हमको, मोल डिवाइडेड स्टोइकियोमेट्रिक को चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, एंड देन वी हैव टू चेक द लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। अब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे चेक करेंगे हमको। देखो, अगर आपको 2 चीज दे रखी है, आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखी है इसमें 2 कंपाउंड है, तो अगर आपको मैं पूछूं इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स डिवाइडेड बाय मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो देखना पड़ेगा। जहां पर भी मोल आपका कम होगा, वो रेशियो जहां पर भी कम होगा, जितना ये जो रेशियो होगा वो जितना लोएस्ट होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक का आपको रेशियो देखना पड़ेगा, ठीक है, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक का आपको रेशियो देखना पड़ेगा, और वो रेशियो जिसके लिए कम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या है, दे आर द रिएजेंट्स और यू कैन से द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो विच गेट कंज्यूम, जो कि कंज्यूम्ड हो जाते हैं। कंज्यूम होने के बाद क्या होता है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, और प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देते हैं, उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा नहीं उसके बाद,
This is called as what? This is called your limiting reagent. Now to find this limiting reagent in any equation, कि दो आपको इक्वेशन दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों है और मैं बोलूं दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आप बताइए, तो आपको उसके लिए चेक करना पड़ेगा मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो डिवाइड करना, जिस केस में भी ये जो रेशियो है वो लोएस्ट आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, बट वंस विल टेक एन एग्जांपल और ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे 1 ग्राम ऑफ H2O गैस, H2 गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम Cl2 गैस। आपका 1 ग्राम H2 गैस है, रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम Cl2 गैस के साथ। देन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड आल्सो वेट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पूछा है बताओ लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से कौन है और उसका वेट क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है। आपको पता है ये H2 क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, H2 प्लस क्लोरीन आपको गिव्स 2HCl। सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि आपका इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। आपका इक्वेशन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और 2HCl। अगर नहीं बैलेंस तो आप बैलेंस कर लो सबसे पहले चीज, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक दैट वेदर हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखना पड़ेगा फॉर केस ऑफ H2 के केस में देखना पड़ेगा। यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं, यहां पर 1 है, कोई और तो है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपका 1 है तो यहां पे 1 लिखा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर देखो क्या है, ये आपका ये 1 है, यहां पर 2 लिख के रखा है, ठीक है। 2/1 किया आपने, और हमें पता है 2/1 करने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2/1 करने का मतलब कि ये 1/2 ही हो गया, राइट। सो ये आपने हाइड्रोजन के केस में निकाल लिया। दूसरा आप क्लोरीन के केस में चेक करोगे। क्लोरीन के केस में मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे हुआ ये देख लो, मैं बताती हूं आपको। नंबर ऑफ मोल्स आपके, अब आप सोच रहे हो कि मैम आपने कैसे लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो गया। यहां पर क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको 1 ग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, यही सोच रहोगे ना कि 1 यहाँ पे कैसे आ गया, 1/2 कैसे आ गया, डिवाइड बाय 1 कैसे आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है फॉर हाइड्रोजन के लिए, आप देखो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 1, मोलर मास ऑफ H2 का कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1/2 हो गया। n का वैल्यू 1/2 हो गया हाइड्रोजन के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे आया है, राइट, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पर नंबर प्रेजेंट होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है मतलब 1 है, तो डिवाइड बाय 1 कर दिया, तो क्या हो गया आपका n बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का आपका वैल्यू आ गया 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। अब हम इसी चीज को क्लोरीन के केस के लिए भी देखेंगे, मतलब वही लिखा है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्लियरली लिख भी दिया है 1/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपका 1 आया है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपका 1/2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 आपका 1 है। नाउ हम n और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्लोरीन के केस में देखेंगे। क्लोरीन के केस में क्या है आपका, यहाँ पर Cl2 है, अगेन यहाँ पर आपको 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 1 बाय मोलर मास क्लोरीन का कितना होता है, एक क्लोरीन का अगर मास आपका कितना होता है, एटॉमिक नंबर बताओ। आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है आपका क्लोरीन का 17 होता है ना, और अगर आप उसका मास बोलोगे क्लोरीन का तो उसका 35.5 होता है। तो 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है मतलब, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, ओके सॉरी, सो यहां से बताती हूँ। आपका ये है इक्वेशन, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, राइट। क्लोरीन का पूछा है आपको नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन आपका 1 ग्राम क्लोरीन दे रखा है गिवन मास, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालोगे, गिवन मास 1 ग्राम बाय मोलर मास। एक क्लोरीन का होता है मास 35.5, 2 क्लोरीन का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और आपको वो आंसर मिलेगा ऑलमोस्ट इसका वैल्यू आएगा आपका 71 के पास, ठीक है। मतलब 2 क्लोरीन का मास को ऐड करना है तो 2 5 कर दो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, 6 7 71 आएगा, तो ये 71 आ गया। सो गिवन मास बाय मोलर मास आपका कितना 71 आ गया। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा क्लोरीन के केस में, क्योंकि अगेन यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो आपको 1/71 ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो कुछ भी नहीं है तो 1/71 आ गया। 1/71 आपका केस, इसमें से NCl की वैल्यू है 1/71, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू है NCl नहीं NCl2 की वैल्यू है 1/71, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन की वैल्यू है आपकी 1, और यहां पे अब आप बताओ दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नाउ समझते हैं। क्वेश्चन में बोला था हैंस द लिमिटिंग रिएजेंट आपका इसमें क्लोरीन होगा 1/71, इसको अगर आप डिवाइड करोगे और 1/2
1/71 तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। 71 को आप 1 से डिवाइड करोगे अगर, तो आप यहाँ पे पहले पॉइंट पुट करोगे 0, अगेन दिस इज नॉट डिविजिबल, एक और 0 पुट करोगे तो ये 100 कुछ आएगा, तो 1 टाइम्स कुछ समथिंग ऐसा आएगा, तो 0.01 टाइप आएगा। एंड 1/2 को अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्या है, 0.5 आ रहा है। तो दोनों में से n/cl की वैल्यू किसकी ज्यादा है, आपकी n बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Cl2 जो है वो स्मॉलर है n/Cl, सॉरी n/Sc, मतलब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 की स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 0.5 था, यहाँ पर 0.01 आ रहा है। तो आपका जितना यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ये जो रेशियो है, जो रेशियो अगर लोएस्ट होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ इस केस में आपका कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसमें क्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। हैंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट, क्लोरीन, एज इट्स रेशियो, मतलब n/Cl रेशियो इज स्मॉलर, n/Cl रेशियो स्मॉलर है, n/Cl नॉट n/Sc, सॉरी Sc, व्हेनेवर आई एम सेइंग Cl उसको माफ करना, वो Sc है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका, स्मॉलर हो गया। हैंस हमें एक और भी चीज पूछ रखी थी जो कि आपके क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम आती नहीं है, बट हम देख लेते हैं कि क्या बोल के रखा था। यहां पर आपको एक और चीज पूछ रखी थी, वो था कि फाइंड द आउट द रिएजेंट, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था, एंड ऑल्सो द वेट ऑफ द प्रोडक्ट का वेट भी पूछ रखा था, ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपको पता है H2 प्लस Cl2 आपका 2HCl बना रहे हैं, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकला, आपका क्लोरीन निकला। सो 1 मोल ऑफ क्लोरीन आपका 2 मोल ऑफ HCl दे रहा है, तो 1/71, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl2 आपका कितना आया था, 1/71 मोल्स कितना देगा, 2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 1/71, तो 2/71 दे देगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल गया आपको, HCl आपका प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट का मास ही तो पूछा है, राइट, प्रोडक्ट का वेट और वही मास पूछा है ना, आपको पूछा है ना, ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का आप मास बता दो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल गया आपको 2/71। सो आप पुट कर दो गिवन मास बाई मोलर मास, आपको गिवन मास पता नहीं है, आपको गिवन मास ही तो चाहिए। HCl का आपको मोलर मास तो पता है, हाइड्रोजन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 35.5, और नंबर ऑफ मोल्स तो पता है 2/71 ना। x यहाँ से निकालना है तो इसको आप क्रॉस ऊपर लेके चले जाओगे, ये आपका 36.5 हो गया, 36.5 इंटू 2, इसको पूरा सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका x का नंबर, मतलब आपका जो वेट ऑफ द प्रोडक्ट आ गया, राइट। हैंस जो आपका वेट ऑफ द प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करोगे तो आप ये बोल सकते हो ये 73/71 ग्राम है, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत टॉपिक जो कि आपके सिलेबस से तो हटा दिए गए हैं, बट आई विल फिनिश ऑल, एंड आपका 1 मोर लिमिटिंग रिएजेंट भी बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन यू गिव मी सजेशन विच चैप्टर आई शुड स्टार्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू। And yes, one more, whatever I'm uploading, you try to read it fast, okay? Soon you will be having your checkpoints. Okay, student, thank you so much.